गुजरात में स्थानिक स्वराज के चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी ने अपनी जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं आज अहमदाबाद में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम आज अहमदाबाद में एक प्रेस वार्तालाप किए। इस प्रेस वार्तालाप में गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष गोपाल इटालिया और सह प्रभारी गुलाब सिंह यादव भी मौजूद रहे। राजेंद्र पाल गौतम ने गुजरात मॉडल को लेकर के कई सवाल खड़े किए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर कई कटाक्ष किए। आइए देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं आरजे टीवी। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली कैबिनेट के मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे गुजरात में स्थानीय नगर चुनाव के लेके? एक्चुअली ये गुजरात का जो स्थानीय नगर चुनाव है, इसको हम एक अवसर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम अपने संगठन का निर्माण बहुत तेज़ी से हम लोग कर रहे हैं और गांव स्तर तक, निचले स्तर तक, हर जगह आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार हो रहा है और जो बूथ लेवल तक के हमारे कार्यकर्ताओं का गठन लगातार चल रहा है। मैं समझता हूँ इस चुनाव के माध्यम से हम विधानसभा चुनाव की तैयारी में हैं, क्योंकि गुजरात में आज कोई विपक्ष नहीं है और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बन गई है। यहाँ तक देखने में आ रहा है कि जहाँ जहाँ लोग बीजेपी की सरकार को हराना चाहते हैं, बीजेपी पार्टी को हराकर दूसरी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, वहाँ बीजेपी के हारने के बाद, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद फिर से कांग्रेस के ही एमएलए बीजेपी में चले जाते हैं और फिर से बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं। तो ये बी टीम बन गई है बीजेपी की, कांग्रेस, और यहाँ विपक्ष की जो भूमिका है गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी निभा रही है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और कौन कौन से राज्यों में चुनाव लड़ने वाली है सर? अभी हम लोग उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड, गोवा और पंजाब। सर, ये आप जहाँ चुनाव लड़ने वाले हैं वहाँ किसी से आप अलायंस करेंगे कि आप अकेले ही लड़ने वाले हैं आम आदमी पार्टी? मैं समझता हूँ यहाँ हम लोग अपने लेवल पे तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में समय और परिस्थिति के हिसाब से हम लोग फैसला लेंगे। कोई लाइक माइंडेड अगर ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो वहाँ दमनकारी सरकार है उसको हटाने के लिए अगर कोई फैसला लेना पड़ता है तो मैं समझता हूँ केंद्रीय नेतृत्व उस पर फैसला लेगा। सर, कृषि कानून बिल को लेकर अभी पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सबसे पहले केजरीवाल जी ने उनका समर्थन किया, बाद में फिर वो बिल को उन्होंने खुद विधानसभा में उसको फाड़ दिया। उसके विषय में क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूँ ये जो कृषि से संबंधित तीनों कानून हैं, ये काले कानून हैं, जन विरोधी कानून है और केवल ये किसानों के खिलाफ नहीं है, पूरे देश के खिलाफ हैं। क्योंकि इसमें जो पहला कानून जो बना, जिसमें भंडारण की एक पहले सीमा हुआ करती थी, जमाखोरी पर प्रतिबंध था, केंद्र की सरकार ने इस बिल को लाके जमाखोरी को लीगलाइज कर दिया। और क्या होगा, पूरे देश की फसल को बड़े बड़े पूंजीपति खरीद लेंगे और उन बड़े बड़े पूंजीपतियों ने इस बिल के आने से पहले इतने बड़े बड़े गोडाउन बना लिए। इसका मतलब बड़े बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर मोदी जी ये बिल लेके आए हैं। इसका किसानों के बेहतरी से कोई लेना देना नहीं है, किसानों को बर्बाद करने वाले बिल हैं। जबकि कोई भी बिल जब विधेयक आता है और बिल को पहले पब्लिक डोमेन में लाया जाता है, पब्लिक से ओपिनियन ली जाती है कि भाई आपको कोई इस पर कुछ कहना तो अपनी बात कहिए, ताकि जो फिर जनता जो अपनी प्रतिक्रिया देती है उसमें जो पॉजिटिव उनको लगता है उसको वो इनकॉर्पोरेट करके फिर सदन के अंदर चर्चा के लिए रखते हैं। और लंबी चर्चा के बाद उसके बाद अगर विपक्ष मत विभाजन चाहता है तो मत विभाजन होता है। लेकिन इन बिलों पर आप देखिए, अभी 7वें दौर की जो 4 तारीख को जब वार्ता विफल हुई तो आपको याद होगा, विज्ञान भवन के अंदर जब आदरणीय नरेंद्र तोमर जी जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो बाहर आके प्रेस को ब्रीफिंग कर रहे थे, तो एक संवाददाता ने उनसे पूछ लिया कि भाई ये भी वार्ता विफल हो गई, कितनी वार्ता और होंगी, कितना टाइम और लेंगे आप इसमें? तो उन्होंने कहा था कि ये कृषि कानून बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर लंबे डिस्कशन की ज़रूरत है, कई दौर की डिस्कशन के बाद किसी नतीजे पर हम लोग पहुँचेंगे। तो मैं आदरणीय नरेंद्र तोमर जी से पूछना चाहता हूँ, हम भी इस बात को मानते हैं गंभीर मुद्दा है और इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है, लेकिन कृपया नरेंद्र तोमर जी आप बताएं, संसद में आपने कितने दौर की चर्चा की? वहाँ तो आपने बिना चर्चा के, बिना मत विभाजन के, जल्दीबाजी में इसको पास करके उसको लागू कर दिया आप लोगों ने। तो इससे आपकी गंभीरता का पता चलता है ये कानून। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित, जिसमें पूरी खेती की ज़मीन धीरे धीरे बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास चली जाएगी और उसमें जो इशू की अगर डिस्प्यूट कोई पैदा होता है तो एसडीएम कोर्ट में जाओ। एसडीएम कोर्ट पे ऑलरेडी इतने ज़्यादा काम होते हैं, मैं एक वकील के तौर पे मैं जानता हूँ कि एसडीएम कोर्ट में अगर कोई केस चला गया तो फिर आप 10-15 साल तक चक्कर काटते रहेंगे, वहाँ से निर्णय आने वाला नहीं है। चाहे तो आप एसडीएम कोर्ट में जितने केस पहले चलो उसका रिकॉर्ड चेक करके देख लीजिए, तो आपको पता लगेगा कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 100% सच कह रहा हूँ। और तीसरा जो कानून उन्होंने, जो मंडियों को ख़त्म करने का कानून वो लेके आए हैं कि अब ओपन बड़े बड़े पूंजीपतियों की मंडियां बन जाएंगी और वो बड़े बड़े पूंजीपति लालच देकर 100-200 रुपये फालतू में किसानों की ज़मीन 1-2 साल तक खरीदेंगे। इस बीच जो स्थापित मंडियां वो ख़त्म हो जाएंगी, उनके पास काम नहीं बचेगा। जब वो ख़त्म हो जाएंगी फिर यही बड़ी बड़ी मंडियों के मालिक, इंडस्ट्रियलिस्ट,
फिर ये क्या करेंगे, पूरे देश का अनाज अपने गोडाउन में भर के बंद करेंगे, जनता को मिलेगा नहीं, त्राहिमाम मचेगा और फिर कई गुना ज़्यादा दाम पर ये जनता को बेचेंगे। और आप ये देखिए, अब ये फसल, आलू की फसल का सीज़न है। आलू, मैं खुद सब्जी मंडी से खुद एक सप्ते की सब्जी हमेशा इकट्ठे ही लेके आता हूँ, और पिछले साल तक आलू फसल के टाइम पे 10 रुपये में 3-3 किलो मिलता था। इस बार 10 रुपये में 50 किलो, 1 किलो आलू 50 रुपये के हिसाब से बिका है फसल के टाइम पे। ये समझ लीजिए, इन कानूनों का असर दिखने लगा है, और मैं समझता हूँ ये जन विरोधी कानून है, काले कानून है। इनको केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए, हठधर्मिता नहीं दिखानी चाहिए। हम लोग किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़े, और मैं समझता हूँ पूरा देश आज किसानों के साथ है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी ने आज दिल्ली की सड़कों पर कला का प्रदर्शन का कार्य रखा है, जिसमें से 450 कलाकारों को जो आकृति बनाई जाएगी, उसको विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ हमें अपने देश का जो हेरिटेज है, अपने देश का जो कल्चर है, उसको प्रमोट करना चाहिए, सभी सरकारों को करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। हमारे देश में एक से एक बेहतरीन कलाकार है, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। हमारे जो आदिवासी जो कई तरह के ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं, जो मतलब आप देखेंगे तो लगेगा कि कैसे इसका निर्माण किया होगा। तो मैं समझता हूँ ये जो कलाकारों को बढ़ावा देने की जो एक शुरुआत आर्ट कल्चर लैंग्वेज डिपार्टमेंट के माध्यम से मनीष जी ने की है, इसकी तारीफ होनी चाहिए, और इसको तो सभी राज्यों को, सरकारों को इसको फॉलो करना चाहिए। अभी ओवैसी जी भी चुनाव के लिए गुजरात में कूद पड़े हैं, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी को कितना डैमेज करेगी वो पार्टी? नहीं, आम आदमी पार्टी को डैमेज नहीं करेगी। देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि ओवैसी जी कहीं ना कहीं बीजेपी के व्यक्ति हैं, बीजेपी से उनकी अंडरस्टैंडिंग है, बीजेपी उनको प्रमोट करती है, और वो बीजेपी की सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। ज़्यादातर जगह आप देख लीजिए, आप चाहे बिहार का चुनाव देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी मदद की है, और कांग्रेस ने वहाँ कमज़ोर कैंडिडेट ना उतारे होते तो शायद जो 5 सीटें निकली हैं उनकी वो भी ना निकलती। बंगाल में चुनाव लड़ने वाले हैं आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जब हमारा संगठन पूरे देश में बन जाएगा तो पूरे देश में लड़ेंगे। अभी हम लोग 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में और गुजरात के अंदर पूरे गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरे गंभीरता से संगठन निर्माण के काम में हम लोग लगे हैं। आज यहाँ अहमदाबाद में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मकसद था कि अब लगभग 2013 के आसपास एक गुजरात मॉडल नाम के शब्द को बेचने का काम किया गया, और बड़े बड़े पूंजीपतियों को के माध्यम से बड़े बड़े टीवी चैनल्स खरीदे गए। और आज जब हम उस गुजरात मॉडल की पड़ताल करते हैं तो पता लगता है गुजरात मॉडल का मतलब है जहां विपक्ष को बोलने की आज़ादी ना हो, और जहां कोई भी अगर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोले तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डाल दिया जाए। और इस मॉडल में ना कहीं सरकारी अच्छे अस्पताल हैं, ना सरकारी अच्छे स्कूल हैं, और बिजली के दाम इतने महंगे हैं कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो इस मॉडल का आज सबको पता चल गया, इस मॉडल में कुछ बचा नहीं है, हवा निकल चुकी है, और ये एक छलावा था, और देश की जनता को इसने ठगने का काम किया। अब जो जिला पंचायत चुनाव और निगम के जो चुनाव हैं, उसके माध्यम से गुजरात के अंदर संगठन को मजबूत करने का और संगठन के साथ साथ बूथ इंचार्ज के गठन करने का काम बड़ी तेज़ गति से गुजरात में किया जा रहा है। और हम लोग इस चुनाव के माध्यम से संगठन को इतना मजबूत करने में लगे हैं कि आज हमारे संगठन का विस्तार हो चुका है और निचले स्तर तक संगठन का निर्माण हो गया है। और जो आने वाला गुजरात चुनाव है वो हमारा टारगेट है। और चूँकि गुजरात के अंदर विपक्ष कोई है नहीं, हम लोग हमारा एक विधायक नहीं है, उसके बाद भी गुजरात के अंदर विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निभा रहे हैं, आम आदमी पार्टी निभा रही है। तो इस जिला पंचायत चुनाव के माध्यम से, निगम के चुनाव के माध्यम से, आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम लोग गुजरात के लोगों को एक ऐसा शासन देने की कोशिश करेंगे, और जो वर्षों से एक ऐसी सरकार, एक ऐसी पार्टी की सरकार गुजरात के अंदर है जिसने गुजरात के जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। यहाँ ना क्वालिटी हेल्थ सर्विस है, ना क्वालिटी गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम है, सब कुछ धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर दिया। यहाँ तक कि किसानों की ज़मीन भी पौने पौने दाम पे बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी गई है। तो ये जो शुरुआत की गई है देश को बर्बाद करने की, इसको रोकने के लिए एक मजबूत सशक्त विपक्ष की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ जो कांग्रेस पार्टी है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए वो किसी भी मुद्दे पर जिस प्रखरता के साथ विपक्ष को अपनी मजबूती से आवाज़ उठानी चाहिए, उसमें कांग्रेस पूरी तरह से विफल है।
और विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी निभा रही है। और आने वाले समय में गुजरात को एक ऐसी सरकार मिलने वाली है जिसमें समता, मैत्री, भाईचारा और न्याय सबको मिले। और इस क्षेत्र में देश के अंदर केवल आम आदमी पार्टी है जिसने टोटल अपने बजट का 26% एजुकेशन पे खर्च करके सरकारी स्कूलों को इतना बेहतरीन बना दिया है कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे नाम कटा के सरकारी में आ रहे हैं। हेल्थ सर्विस पे पूरे भारत में आम आदमी पार्टी की पहली सरकार है जिसने टोटल बजट का 13% हेल्थ पे खर्च करके एक 4 लेयर का एक सिस्टम, एक हेल्थ का सिस्टम तैयार किया है जिसमें निचले स्तर पर मोहल्ला क्लिनिक है और उसके ऊपर पोली क्लिनिक है, उसके ऊपर हॉस्पिटल्स हैं और चौथी लेयर पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। आज वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में घर के एकदम पास में लोगों को किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में तमाम तरह की दवाइयाँ फ्री हैं, 212 तरह के टेस्ट फ्री हैं और एक अच्छा डॉक्टर वहाँ उपलब्ध है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह का हेल्थ का मॉडल, एजुकेशन का मॉडल दिल्ली ने दिया है, और बिजली हम लोगों ने तो कहा था बिजली हाफ करेंगे, पानी माफ़ करेंगे, हमने ये नहीं कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, लेकिन हमने दिल्ली में करके दिखाया है। और मैं समझता हूँ दिल्ली तो आप जानते हैं दिल्ली की सरकार बिजली नहीं बनाती। हम लोग बिजली भाजपा शासित मध्य प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड से खरीदते हैं। उसके बावजूद जितने पैसे में प्रति यूनिट के हिसाब से वहाँ की भाजपा सरकार वहाँ के लोगों को बिजली उपलब्ध करा रही है, उससे कई गुना सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों को उपलब्ध करा रही है। 20,000 लीटर पानी मुफ्त करा रही है। महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री हम लोगों ने किया है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई है और 2,500 रुपया पेंशन विडोज़ को, डिफरेंटली एबल्ड लोगों को और 70 साल और उससे ऊपर के बुजुर्ग को। मैं समझता हूँ देश में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार पहली सरकार है जो इतना ज़्यादा पेंशन दे पा रही है और कुछ लोगों को 3,000 पेंशन हम लोग दे पा रहे हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि दिल्ली छोटा है और इसलिए आप कर पा रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ दिल्ली छोटा है तो दिल्ली के रिसोर्सेज भी छोटे हैं। एक्चुअली में छोटे बड़े की बात नहीं, नियत की बात है। अगर सरकार की नियत जनता के लिए काम करने की होती है तो जिस तरह दिल्ली के अंदर हम करके दिखा रहे हैं, जब हम लोग गुजरात के अंदर सरकार बनाएंगे अगले विधानसभा चुनाव में, हम उसी तरह की सहूलियतें जो दिल्ली के लोगों को हमने देने का काम किया है, उसी तरह की सहूलियतें हम लोग गुजरात के लोगों को भी देने का काम करेंगे। और हम दिखाएंगे कि एक अच्छा गवर्नेंस का मॉडल क्या होता है। और दिल्ली का मॉडल, अब पूरे देश को दिल्ली के मॉडल की ज़रूरत है, क्योंकि गुजरात मॉडल तो सबके सामने उसकी तो पोल खुल गई है। उसमें तो पूंजीपतियों के लिए आगे बढ़ने का स्थान है, गरीब लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन जो दिल्ली का मॉडल है वो आम से आम, गरीब से गरीब आदमी को किस तरह साथ लेके आगे बढ़ता है। मतलब एक तरफ उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, तो वोट लेने में उन्होंने सबका साथ लिया, लेकिन विकास उन्होंने केवल कुछ पूंजीपतियों का किया। और एक तरफ हमारी सरकार है जिसने गरीब से गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए अपनी सारी पॉलिसीज़ बनाई। और आज पूरे देश को दिल्ली के केजरीवाल के मॉडल की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ गुजरात को भी दिल्ली के केजरीवाल के मॉडल की ज़रूरत है। देश के लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि जहाँ जहाँ ओवैसी जी जाते हैं वहाँ वो कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद करते हैं, उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग है। और अब देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं और वो, मुझे नहीं लगता कि अब ओवैसी जी की पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि उनको जो एक समता पसंद, न्याय पसंद और सबका कल्याण करने वाली आम आदमी पार्टी उनका एक विकल्प के तौर पे उनको मिली है। और मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी को ही लोग प्राथमिकता देंगे। मुझे लगता है लोग अब समझदार हो गए। अब जाति और धर्म के नाम पे वोट देने की बजाय अब काम की राजनीति चलने वाली है। अभी तक हम देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर जिस तरह जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांट के रख दिया है और लोगों का विकास करने की बजाय वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का विकास कर रहे हैं। आज हर वर्ग का, हर जाति का व्यक्ति इस बात को महसूस कर रहा है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के मॉडल की ज़रूरत है। अब जाति धर्म पे लोग वोट देने की बजाय, मंदिर मस्जिद पर वोट देने की बजाय, मुझे लगता है देश के लोग काम की राजनीति पसंद करेंगे और काम के ऊपर वोट डालेंगे। कैमरामैन विजेंद्र पासी के साथ रिपोर्टर राहुल पांडे, अहमदाबाद।